जय हिंद बच्चों। पिछले क्लास में आपने पढ़ा स्थितिज ऊर्जा के बारे में और गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य के बारे में। आज हम सभी स्थितिज ऊर्जा पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन 1, ये NCERT की बुक से उदाहरण से उठाया गया है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग भली प्रकार से। आप जानते हैं किसी भी आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है? क्वेश्चन को भली प्रकार से समझना। यद्यपि ये क्वेश्चन बहुत सरल है, परंतु फिर भी क्योंकि आप क्लास 9th में हैं, साइंस में, अभी तक आप केवल मैथ्स में आंकिक प्रश्नों को हल करते थे, लेकिन अब 9th क्लास में पहुंचने पर आपको विज्ञान में भी आंकिक प्रश्नों को हल करना होगा। ठीक है, तो पहले हम सभी प्रश्न को भली भांति समझेंगे और यद्यपि ये प्रश्न सरल है, परंतु फिर भी हम किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत आराम से अच्छे से करेंगे। तो क्वेश्चन में आप देखिए, 10 किलोग्राम की वस्तु धरती से 10 किलोग्राम की वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। वस्तु में निहित ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हिंदी बहुत सरल भाषा है। ठीक है, निहित का मतलब होता है स्टोर्ड, उसके अंदर की ऊर्जा का परिकलन। परिकलन मीन्स गणना कीजिए, आकलन कीजिए, निकालिए। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए। तो परिकलन शब्द का अर्थ भी आप यहीं समझ लेंगे। तो हमें वस्तु की ऊर्जा निकालनी है सूत्र रखकर। ठीक है, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम, और उसको कितनी मीटर की ऊंचाई तक ले गए हैं? 6 मीटर की ऊंचाई तक। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया होता है उसको हम लोग सॉल्यूशन निकालते समय या हल करते समय लिखते हैं। तो दिया क्या क्या है? दिया है 10 किलोग्राम। तो ये क्या है? द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। और द्रव्यमान का प्रतीक क्या होता है? m। m इज इक्वल्स टू 10 किलोग्राम। बहुत ही सरल प्रश्न है ये। दूसरा क्या है? 6 मीटर। ये क्या है? ऊंचाई, 6 मीटर की ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? h से। ऊंचाई, हाइट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइट। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। h इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ये दो राशियां हमें दी हैं, m और h। आपने पढ़ा है कि यदि हम किसी वस्तु को ऊंचाई पर विस्थापित कर देते हैं तो उसमें जो भी कार्य करना पड़ता है वो उस वस्तु के अंदर उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो जो भी ऊर्जा यहाँ पूछी गई है, निहित ऊर्जा, इसका अर्थ ये है कि हमसे स्थितिज ऊर्जा के बारे में गणना करने के लिए कहा जा रहा है। तो 10 किलोग्राम की वस्तु को जब आप 6 मीटर की ऊंचाई तक ले जाते हैं किसी भी प्रकार से, तो उस पे जो आप कार्य करते हैं वो चूंकि उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही एकत्रित होता है, तो इस प्रश्न में हमें एक्चुअली स्थितिज ऊर्जा का परिकलन करना है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं लिखा हुआ है कि आप स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, इसलिए आपको ये क्वेश्चन में ही समझना है कि हमें कौन सी ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा कि आप किसी भी वस्तु को पृथ्वी तल से यदि ऊंचाई पर ले जाते हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य या किसी मशीन के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में जिसको आप ऊपर ले जा रहे हो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। ठीक है, छुप जाती है।
तो यहाँ हमें किस ऊर्जा का, निहित ऊर्जा का अर्थ है हमें किस ऊर्जा का परिकलन करना है, स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, तो हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जानते हैं। एक तो स्थितिज ऊर्जा का प्रतीक क्या होता है आप याद करके रखिए अपने मस्तिष्क में। ठीक है, यहाँ तो मैं लिख ही रही हूँ, स्थितिज ऊर्जा ई पी, ई फॉर एनर्जी, पी फॉर पोटेंशियल। जैसा कि स्थितिज ऊर्जा की इंग्लिश क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो E फॉर एनर्जी, P फॉर पोटेंशियल, तो EP इज इक्वल्स टू हो गया स्थितिज ऊर्जा, और आपको फॉर्मूला पता है M इंटू जी इंटू एच। इस फॉर्मूले में हम इन्हीं वैल्यूज को रखेंगे। अच्छा, बुक में ये भी दिया है सुविधा के लिए G का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर। अधिकतर बच्चे G चूंकि क्या है गुरुत्वीय त्वरण, लेकिन उसका मात्रक ठीक नहीं लिखते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, तो आप मात्रक पे भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि साइंस में बिना मात्रक के किसी भी, बिना मात्रक के यदि आप 10 लिख देते हैं तो ये केवल संख्या रहती है, राशि नहीं बनती। ठीक है, जैसे जैसे आप क्लास 9th में सिलेबस में जाते जाएंगे वैसे वैसे आप इन चीज़ों को सीखते जाइए। तो अब आपको तीनों मान मालूम है, M का मान मालूम है, G का मान भी आपको पता है और H का मान भी आपको पता है। M, G और H तीनों की वैल्यूज आपको पता है, इनको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। M की जगह क्या रखेंगे, 10 किलोग्राम। ठीक, इनटू G की जगह क्या रखेंगे, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और H की जगह पर क्या रखेंगे, 6 मीटर। ठीक है, अब आप मात्रकों को अलग कर लेंगे, ठीक, और संख्याओं को अलग कर लेंगे। तो 10 इंटू 10 इंटू 6, ठीक, इसको किलोग्राम, मीटर इंटू मीटर, क्योंकि मीटर यहाँ पर भी है और मीटर यहाँ पर भी है, अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बनेगी, गुणा कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 600, 10 इंटू 10 इंटू 6, 600 बन जाएगा, और आपका मात्रक क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप जानते हैं इसी को जूल कहा जाता है। ये जो मात्रक दिया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको चूंकि आप यहाँ क्या निकाल रहे हैं, ऊर्जा निकाल रहे हैं, ईपी, ऊर्जा का मात्रक आपको क्या बताया गया है, जूल। ठीक है, तो किलो जूल को और क्या लिखा जा सकता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप डायरेक्टली भी इसे लिख सकते हैं 600 जूल। ठीक है, तो यहां से आपको एक और नई बात पता लगी है, 1 जूल इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये नई बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये अक्सर ऑप्शनल क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि 1 जूल को और क्या कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसे लगाना सीखेंगे। दूसरा प्रश्न और देखते हैं, दूसरा प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।